जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में। आपका उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, क्योंकि अभी हाल ही में जो इमरान खान ने वहां पे पेट्रोल सस्ता किया एक पॉलिटिकल स्टंट के लिए, और बार बार इन नेताओं के घरों के पुराने जो नेता थे, जो ठग थे पाकिस्तान की राजनीति के और पाकिस्तान के आवाम के, उनके घरों में जो जैसे ही इसने चक्कर लगाने शुरू किए, तो इससे अब इमरान खान की जो पॉलिटिकल स्टंट है वो सीधा सीधा सामने आ गया है। तो कैसे इस मीडिया में बैठी हुई इस महिला ने ही इमरान खान की जो पॉलिसी और जो पेट्रोल सस्ता किया है उसकी धज्जियां उड़ाते हुए कहा है कि 10 रुपये अगर सस्ता किया है तो कहीं ना कहीं ये 1500 का बोझ पाकिस्तान की आवाम पे आने वाले समय में डालेगा। तो दोस्तों देखिए, एक अकेली महिला ने कैसे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की धज्जियां उड़ा के रख दी है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों डेली आप लेकर आए हैं जहांगीर तरीन साहब की तो सुना है, डेली इनके बड़े खबर लेते हैं, फोन करके हालचाल पूछते हैं तबीयत का, वो उनको ज्यादा जरूरत है इस चीज की। अच्छा, मैं ये बताना चाहूंगी कि इन्होंने जो 10 रुपए जो हाँ, तो कोई बुराई नहीं की, फूल ही भेजे हमने कंटेनर पे खड़े होकर गालियां नहीं दी, हमने गालियां नहीं दी कंटेनर पे खड़े होकर। किसी की जब कोई बीमार होता है तो उसकी इयादत ही की जाती है, और हमने फूल शौकत खानम भी लेके गए थे नवाज शरीफ साहब जब इमरान खान सब फूल गिरे थे। हम फूल हर जगह लेकर जाते हैं, वो फूल भूले मत, आप हमें याद ना कराएं। फूलों की बात फिर बात आगे निकल जाएगी। फिर आपका उसके आप लोगों का जो किरदार है ना इस मामले में, अयादत के मामले में या किसी को अफसोस कराने के मामले में, वो बड़ा भयानक है। आप उस तरफ ना जाएं, चीजें बिगड़ जाएंगी। अच्छा, दूसरी तरफ मैं ये बताना चाहती हूँ कि इनकी आप यहाँ से पिटी हुई हालत का अंदाजा लगाएं कि 10 रुपए पेट्रोल की वो गोली दे के अवाम को, और 5 रुपए बिजली की गोली सुबह 6 रुपए महंगी करके और शाम को 5 रुपए की गोली देके, और उसके बाद LPG 27 रुपए बढ़ा दी उसी दिन। अच्छा, अब ये देखें, ये 15 रुपए का जो रिलीफ इधर दिखा रहे हैं ना, सिर्फ शो कर रहे हैं। अब देखिएगा गरीब अवाम में कहां से निचोड़ते हैं, ये कहां से निकालते। ये 15 रुपए जो है ना, ये 1500 रुपए का पड़ना है एक बंदे को, और उसकी एक मिसाल ही चाहिए ना। दूसरा मुझे ये बताइए कि ये, और दूसरी बात ये कि जो ऐलानात हैं इनकी वही हालत होगी। जब इमरान खान साहब 2018 में आए थे तो इन्होंने कहा कि मैं 90 दिन में करप्शन खत्म कर दूंगा, 50 लाख घर दूंगा और 1 करोड़ नौकरी दूंगा। ये 3 मिसालें अगर आप उठा लें तो करप्शन इंडेक्स जो वो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, वो कहती है कि हम 140 नंबर पे आ गए 4 सालों में। कहां 26 नंबर गिरे हैं हम लोग, पॉइंट नीचे आए। अच्छा, जो 1 करोड़ नौकरी देनी थी, उसमें पाकिस्तान के अंदर पिछले साल तक 2 करोड़ से ज्यादा लोगों का गुर्बत की लकीर से नीचे मजीद इजाफा हो गया। 7.5 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं। अच्छा, उसके बाद नौकरी जो 1 करोड़ देनी थी ना, उसकी बजाय करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए। और अब जो ग्रेजुएट्स हैं उनके साथ एक इंतहाई भयानक मजाक ये किया जा रहा है कि उनको 30,000 रुपए की इंटर्नशिप की एक फिर बत्ती दिखाई जा रही है। वो क्यों बत्ती दिखाई जा रही है? और तीसरा, जो 50 लाख घर देने थे ना, उसको जरब दे लें 5 के साथ, इतने लोग बेघर हो गए हैं इस 4 सालों में। और तीसरी बात ये है, आज खुद ये इकरार कर रहे हैं अखबार में कि 237 अरब रुपए का रिलीफ अगले 4 महीने में देने की बात करें। पहली बात तो ये है कि ये 4 महीने रिलीफ नहीं होगा, आप भी यहीं पे हम भी यहीं पे। ये यूटर्न देखिएगा इन कीमतों पे भी कैसे आते हैं और किन क्या के हीले और बहाने बनते हैं। ये 237 अरब रुपया कहां से आएगा? क्योंकि ये 237 अरब रुपया जो इजाफी है, ये तो जून में जो बजट पेश हो चुका है उसका हिस्सा ही नहीं है। मिनी बजट जो जनवरी में है उसका भी हिस्सा नहीं है। तो ये 237 अरब, तो ये कह रहे हैं, हमारा ख्याल है 300 से 400 अरब की बात करें तो इसका मतलब है ये 400 अरब मजीद कर्जा उठाएंगे। ठीक है, इन चीजों का अगर ये पूरा करते हैं, और वो कर्जा उठा के किसके ऊपर बोझ डालेंगे? अवाम के ऊपर। वो कर्जा वापस किससे लेंगे? निकलवाएंगे, अवाम के ऊपर से निकलवाएंगे। तो इसलिए मुझे ये बताएं कि इनके पास ऐसा क्या, आप कैसे कह सकते हैं कि बुक लाइन हुई? क्या ये प्लानिंग है? क्या ये इक्तिसादी कमेटी जो है वो इस तरह मिलती है कि पहले जून में बजट दिया है, जनवरी में मिनी बजट दिया है, अब अचानक 1 मार्च को इतना बड़ा रिलीफ पैकेज आ गया, और रिलीफ पैकेज आया भी इन्वेस्टर्स के लिए। हर चीज का ताना बाना जाके मिलता है इन्वेस्टर्स के साथ कि उनको किसी तरीके में रिलीफ दे दूं, मुझे छोड़ के ना। तो ऑपोजिशन के पास प्लान है? ये जो चीजें आपके मुताबिक बिगड़ी हुई हैं मुल्क के अंदर, इनको ठीक करने के लिए ऑपोजिशन के पास प्लान है? अगर ये हुकूमत जाती है, अदम एतमाद कामयाब होती है, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो कहती है कि हम किसी ओहदे के उम्मीदवार नहीं है, और शहबाज शरीफ साहब को इन्होंने कहा था कि वो वजारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं, तो वो तैयार हैं ये बोझ उठाने के लिए अगर ये जिम्मेदारी उन पर आती है तो? अदम एतमाद आएगा, और जब अदम एतमाद के बाद हालात बदलेंगे तो हम, मेरा ख्याल है जो भी नई जो हुकूमत
जो कंसेंसस होगा ऑपोजिशन सारी का, उसके लिए तो बहुत आइडियल सिचुएशन है कि हमें इलेक्शन कराना पड़ेगा फौरन। अभी नहीं हुआ, यानी हम नए इलेक्शन करेंगे, अभी कंसेंसस नहीं हुआ। कंसेंसस की बात नहीं है, ये भी एक वो पहले मैं बिल्कुल एग्री करूंगी हसन मुर्तजा साहब से, जो उन्होंने कहा कि इट्स अ प्रोसेस। और इसकी मिसाल आपको पहले मिल सकती है कि पीपल्स पार्टी ने अपना जो ये लॉन्ग मार्च है ये बहुत पहले का अनाउंस किया हुआ ना कि हम 28 फरवरी को निकालेंगे। अच्छा, हमने ये कोई डेट नहीं दी थी, हमने कोई नहीं कहा था, हमने कहा था मार्च के महीने में ये होगा। और मार्च के महीने में अदम एतमाद की तहरीक आ रही है। ये अदम एतमाद की तहरीक जूं इनके गर्दन के करीब पहुंच रही है दबोचने के लिए, आप देख रहे हैं कि किन किन तरीकों से इनकी अब चीखें निकल रही हैं। ये चीखें ही हैं, ये इमरान खान साहब की तकरीरें आपको लगती है कि उस इमरान खान की तकरीरें हैं जो 2018, 19, 20 में करते थे। अच्छा, फिर उन्होंने कल की तकरीर में फिर एक वही हरकत की जो वो हमेशा करते हैं। उन्होंने 2019 में कहा अब मईशत को टेक ऑफ पे ले जाऊंगा, अब आगे मईशत बेहतरीन चली, मैंने रास्ते पे डाल दी। 2020 में कहा मैंने मईशत रास्ते में डाल दी। 2021 में फिर रास्ते में। 2000 ये कौन सा रास्ता है? ये कौन सी बंद गलियां हैं जिनके अंदर बार बार जाके अवाम को सिर्फ टकरे मरवा रहे हैं मईशत के नाम से? ये कहाँ जा रही है? कौन सा रनवे जिसके ऊपर चढ़ रही है? चढ़ ही नहीं पा रही। हर साल तकरीर में चढ़ती है और फिर पता नहीं कहाँ उतर जाती है। तो ये इस तरह का जो अब ये जो खोखले मजाक दोबारा इन्होंने शुरू किए हैं और ये अब जो मंशूर पेश करते हैं रोज रोज आके, आज इनको याद आया कि सनतकारों को ये नहीं कहना चाहिए था 4 साल पहले मुझे सनतकारों को देना चाहिए था। तो 4 साल पहले जो बातें की उनमें से कौन सी पूरी की आपने? इसी तरह से ऑपोजिशन की तरफ से भी तो बयानात आ रहे हैं ना कि इस हुकूमत को घर भेजेंगे, इमरान खान साहब को घर भेजेंगे, तरीके अदम एतमाद आएगी। अदम एतमाद यही सुन रहे हैं। अदम एतमाद इस वक्त इसलिए नहीं लाने की जरूरत कि हमें हुकूमत चाहिए। अदम एतमाद इसलिए लाने की जरूरत है कि 22 करोड़ अवाम की चीखें और सिसकियां अवाम को तो रिलीफ दे रहे हैं ना, वो अवाम को क्या रिलीफ दे रहे हैं? आपको मैं बता रही हूँ कि 27 रुपए एलपीजी में बढ़ गए हैं, 500% दवाइयों की कीमत बढ़ गई है। सही, यानी जो चीजें आप कह रही हैं मार्च में तरीके अदम एतमाद आएगी। आज 1 मार्च है और चंद दिन ही बाकी रह गए हैं, 30 दिन बाकी रह गए हैं। 30 दिन के अंदर अदम एतमाद की तारीख आती है, ये नहीं आती। वो क्यों बढ़ता था? हम तो पूछ रहे हैं कि कल बिजली जो महंगी सस्ती की है 5 रुपए, उसको सुबह में कीमत बढ़ाई क्यों थी? जब आपने शाम में कम करनी थी, तो अगर कम करनी थी तो फिर 6.5 रुपए तो कम से कम करते। आपने तो महीने की बुनियाद के ऊपर बिजली महंगी की, गैस महंगी की, पेट्रोलियम महंगी की। ये कौन सी बातें कर रहे हैं कि हमने जी बड़ा रिलीफ दे दिया है और आप भी बड़ा खुश हो कि हम तो बड़े खुश हैं, हमें रिलीफ मिल गया। आपको कोई मिल गया हो? कौम को या हमें तो कोई रिलीफ भी नहीं मिला। हम कहते हैं कि 70 रुपए इन्होंने पिछले 6-7 महीने में कीमतें बढ़ाई हैं, आज 10 रुपए कम करके एहसान कर रहे हैं। हमारा ज़रूरी मुल्क है और 2 लाख टन गंदम लेने ये रशिया चले गए हैं। भाई ये मुल्क तो गंदम एक्सपोर्ट करता होता था, आज आपने उसको मांगने पे लगा दिया है कि वहां से ये सवाल तो बनता है सैफुल्लाह भुट्टो साहब, हमारा ज़राई मुल्क है, ये एक्सपोर्ट किया करता था और अब ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई है कि इंपोर्ट करना पड़ रही है गंदम। तो देखिए, मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती कि कितनी इनको तकलीफ हुई है। तेल की कीमतें मतलब अगर कम हुई है, लाजमी है, माजी में जैसे 4-5 महीने में टाइम हुआ है तो उसमें तो कीमतें बढ़ी हैं। लेकिन मैं तो ये समझ रहा हूँ कि इतनी तकलीफ इनको, ये इसके अलावा इनको कोई और बात नहीं है कि कम हुई क्यों है कीमतें। भाई आप आ जाएंगे ना अभी, मतलब इनको शायद मेरे ख्याल 23 मार्च इन्होंने डेट दी थी ना पहले पीडीएम ने कि हम एहतजाज करेंगे ना। अभी मुझे तो दुख हुआ, हमारी बहन बैठी थी ना, वो कह रही थी कि 2013 में ये तबाही थी मुल्क में, 2013 में ये तबाही थी मुल्क में, हमने आके 13 से 18 में काम सही किए, 5-6 डिपार्टमेंट बता दिए ना उन्होंने। देखिए, मैं तो उस पे बहन को यही कहूंगा, आप ऐसी बात न करें कि बड़ी मुश्किल से तो आप लोग आपस में मिले हैं ना, नून लीग और नहीं, तो आपको एक डिपार्टमेंट बता दें जो आपने बेहतर किया। मैंने तो फिर 5-6 बता दिए हैं, आपको एक बता दें जिसको आपने तबाह नहीं किया। कोई एक बताएं जिसको तबाह नहीं किया आपने, वो बता दें कोई एक। हाँ, जिसको तबाह नहीं किया। एक ही चीज देखें, आप देखें ना, दोनों पार्टियां बिल्कुल तबाह हुई हैं, आपस में कैसे मिली है ना। 50 साल में एक दूसरे को गालियां देते थे ना आप लोग, कैसे आपने घसीटा। ये जवाब है मेरी बात का, आपको याद है ना? खुद गौर करें आप क्या कह रहे हैं। आप लोग जहाँ खड़े हैं अभी, तो आपको देखना चाहिए आपके कॉल ऑफ फेल में क्या तजाद है। आयशा बीवी आप इनको बताएं कि बीच में से इंटरप्ट करने से नहीं होता। आप लोग आप कंप्लीट करें। हाँ, अपने आप क्लिप लगा ले। इमरान खान साहब का यही काफी है कि आप लोगों को एक्सपोज किया उन्होंने। आपका असल जो चेहरा है वो अवाम के सामने आया है। आप पार्टीज का जो 50 साल से आप लोग सारे अवाम को यहाँ बेवकूफ बनाते रहे हैं,
कि भाई कभी कोई टेन्योर आता था, एक दूसरे को गालियां देके आप आगे आते थे इलेक्शंस में। अभी क्यों आप आपस में मिले हैं, क्यों आप ऐसे बहन भाई बने हुए हैं? यही है ना जो 18 का इलेक्शन हुआ था, तो जो हमारी मरियम साहब है वो कहती थी ना कि इमरान खान को वोट देना, ये जरदारी को वोट देना है। तो अभी क्यों आप जरदारी साहब के पास चले जाते हैं? वही जरदारी साहब हैं। जरदारी साहब ने कभी नहीं कहा आप लोगों के लिए कि हम आपको घसीटेंगे, आपने कहा था। क्यों भी जाते हैं आप जरदारी साहब में? आपने उम्मीदें लगाए बैठे हैं। ये बड़े आए इनकलाबी बने हुए ना, ये इनकलाब सिखाते हैं लोगों को। अच्छा, ये इनकलाब सिखाते हैं ना कि झूठे सर्टिफिकेट देके बाहर चले जाते, झूठे सर्टिफिकेट देके बाहर चले जाते हैं। मेरे प्लेटलेट्स कम हो गए, अभी तक प्लेटलेट्स बन रहे हैं, कोई चीजें बन रही हैं। ये आगे इनकलाब सिखाते हैं लोगों को। ऑपोजिशन ने वजारत आला की पेशकश की है मुस्लिम लीग काफ को, क्या वजीर आजम की तरफ से भी कोई ऑफर की गई है मुस्लिम लीग काफ को साथ रहने के लिए? देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है ना। मुस्लिम लीग काफ के पास पहले ही 2 मिनिस्ट्रीज हैं। मैं देखिए उन चौधरी शुजात साहब, चौधरी परवेज लाई साहब ने अगर किसी के साथ मुलाकात की तो वो तो देखिए, जब भी कोई उनको, किसी को भी कोई कहता है कि मुझे आपसे मुलाकात करनी है, शिकवे तो रहते ही है ना सैफुल्लाह साहब, शिकवे तो रहते ही हैं, एमकेएम हो, मुस्लिम लीग काफ हो। देखिए लाजमी है, मसाइल हर पार्टी के बहुत है ना, मसाइल हर पार्टी चाहती है कि उनके जो वर्कर्स हैं वो कंफर्टेबल जोन में हों, तो उनकी डिमांड्स ज्यादा होती हैं। गवर्नमेंट अपने हिसाब से देखती है, उनके मशवरे से काफी चीजों को बेहतरी करती है। तो लेकिन ये थोड़ी होता है कि जो इत्यादि आपके आ जाते हैं तो उनके सारे मसाइल एक ही दिन में या एक ही साल में हल हो जाते हैं, और अगर हल हो गए तो दोबारा वो क्लेम नहीं कर सकते, डिमांड नहीं कर सकते। होता है, ये चीजें चलती रहती है। लेकिन ये अपोजिशन की एक उम्मीद की किरण पैदा हुई थी कि शायद क्यों लीग आ जाए, शायद हमारे पास एमक्यूएम आ जाए तो कुछ न करने, कुछ नहीं होगा इनको एक दूसरे पे डिपेंड करना चाहिए। देखिए एमक्यूएम के बारे में क्या प्लान है वजीर आजम का? क्योंकि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से सवाल हुआ था ये कि क्या वजीर आजम साहब आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि वजीर आजम साहब के बहादुराबाद आने का वक्त हुआ चाहता है, तो अगला मिशन फिर एमक्यूएम होगा, बहादुराबाद होगा वजीर आजम का? देखिए पीएम साहब मुल्क के